स्वागत है आप लोग का आपके YouTube चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड में। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है कक्षा 10 विषय विज्ञान में जो अध्याय चल रहा था आनुवांशिकता एवं जैव विकास। आनुवांशिकता एवं जैव विकास में आज हम लोग को जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसमें आज हम लोग सबसे पहले तो लैमार्कवाद तथा डार्विनवाद की तुलना पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि उत्पादित एवं आनुवांशिक लक्षण कौन कौन से होते हैं। उसके बाद जाति उद्भवन के विषय में भी चर्चा करेंगे। जाति उद्भवन कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार से जाति उद्भवन की प्रक्रिया होती है। इसके बाद हम लोग नई जातियों की उत्पत्ति कैसे होती है उस पर भी चर्चा किया जाएगा। और अंत में जो है जैव विकास के प्रमाण को भी पढ़ेंगे। तो इस तरह से आज का जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा टॉपिक को यहाँ पर आज हमको पढ़ना है और बहुत सारे टॉपिक पर चर्चा करना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक पर, जिसका नाम है लैमार्कवाद तथा डार्विनवाद की तुलना। सबसे पहले करते हैं कि लैमार्कवाद और डार्विनवाद की तुलना हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण होता है बिंदु वो होता है उदाहरण। जो लैमार्कवाद में उदाहरण दिया गया था जिराफ की, जो उदाहरण दिया गया था जिराफ का उदाहरण दिया गया था, ये आप लोग को पता है। जब लैमार्कवाद पढ़ा रहे थे तो लैमार्कवाद में हमने जो जिराफ का उदाहरण दिया था। और यह लैमार्कवाद के अनुसार अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू लैमार्कवाद, तो ये अकॉर्डिंग टू लैमार्कस में जो लैमार्कवाद है उसके अनुसार अगर बात किया जाए तो उन्होंने क्या माना था लैमार्क ने कि प्राचीन समय में, यानी कि जब प्रारंभ था तो उस समय जो जिराफ थे वो सामान्य टांगों वाले तथा सामान्य गर्दन वाले होते थे। लेकिन कुछ विशेष प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हुई, भौगोलिक उथल पुथल हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप जो भी वहां पर वनस्पतियां थी, मृदा थी, वो नष्ट हो गई और ऊंचे ऊंचे वृक्षों पर वनस्पतियां शेष बची, जिसको खाने के लिए जिराफ ने अपनी गर्दन और अगली टांगों में खिंचाव उत्पन्न किया और जिसके परिणाम स्वरूप उनकी गर्दन और अगली टांगे काफी अप्रत्याशित रूप से लंबी हो गई। ये मानना था लैमार्क का। लेकिन डार्विन ने क्या माना? डार्विन ने भी जिराफ के ही गर्दन और अगली टांगों पर भी इन्होंने जो है बहस किया, कह सकते हैं कि उस पर इन्होंने जो है अपना अध्ययन किया। डार्विनवाद के अनुसार हम बात करें तो डार्विन ने माना कि जो जिराफ थे, जिराफ दो प्रकार के होते थे। डार्विन ने माना कि प्राचीन समय में जिराफ दो प्रकार के होते थे। एक सामान्य जिराफ था जिसकी गर्दन और अगली टांगे सामान्य थी, और एक जो है आज जिस प्रकार से होते हैं यानी गर्दन और अगली टांगे काफी लंबी होती है, इस प्रकार के जिराफ पाए जाते थे। किंतु भौगोलिक उथल पुथल होने के कारण जो है जो मृदा की यानी भूमि पर उपस्थित जो वनस्पतियां थी वो धीरे धीरे विलुप्त हो गई और शेष केवल ऊंचे ऊंचे वृक्षों पर वनस्पतियां बची। तो जो जिनकी गर्दन और अगली टांगे लंबी थी वो तो भोजन को प्राप्त कर ले गए और वो जीवित बचे रह गए, जबकि जो गर्दन जिनकी छोटी और जो सामान्य टांगों वाले थे वो भोजन की अनुपलब्धता में उनकी धीरे धीरे मृत्यु हो गई और वो विलुप्त हो गए। तो इस प्रकार से लैमार्कवाद तथा डार्विनवाद की तुलना में कहेंगे तो जिराफ को उदाहरण देंगे। लैमार्कवाद जैसे कि माने थे कि एक ही प्रकार का जिराफ था और वही जिराफ ने अपनी गर्दन और अगली टांगों में खिंचाव उत्पन्न कर लिया, जबकि डार्विनवाद के अनुसार दोनों प्रकार के जिराफ थे, लंबी गर्दन लंबी टांगों वाले तथा एक सामान्य गर्दन और सामान्य टांगों वाले जिराफ थे। सामान्य गर्दन और सामान्य जो टांगों वाले जिराफ थे वो भोजन की अनुपलब्धता में उनकी मृत्यु हो गई और धीरे धीरे विलुप्त हो गए, जबकि लंबे गर्दन वाले तथा लंबे टांगों वाले जो जिराफ थे वो भोजन उनको मिलता रहा और वो अपने आप को सर्वाइव कर लेगा, अनुकूलित कर लेगा और वो जीवित शेष बचे। तो ये था लैमार्कवाद तथा डार्विनवाद की तुलना। एकदम थ्योरेटिकल चीज है, केवल यहाँ पर आपको जो है जो मैं बोल रहा हूँ उसी को समझना है। बहुत ही आसान सा है, उदाहरण को लेकर के अगर समझेंगे तो बहुत ही आसान होने वाला है। अब मैं बात करता हूँ उत्पादित एवं आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं। ये पहला टॉपिक हम लोग का था। दूसरा टॉपिक है उत्पादित एवं आनुवांशिक लक्षण। उपार्जित एवं आनुवांशिक लक्षण। देखिए उपार्जित लक्षण क्या होते हैं, आनुवांशिक लक्षण क्या, ये समझना है।
अर्जित, स्वयं के द्वारा अर्जित किए गए लक्षण। इसको समझेंगे यहां पर मैं लिख दे रहा हूं। उपार्जित लक्षण क्या है? उपार्जित का मतलब होता है वातावरण के द्वारा या वातावरण से स्वयं के द्वारा अर्जित किया गया लक्षण, उपार्जित लक्षण कहलाते हैं। तो ये उपार्जित लक्षण हो गए, वातावरण से स्वयं के द्वारा अर्जित किया गया लक्षण। जैसे सपोज करिए कि मान लेते हैं कि क्या उपार्जित लक्षण हो सकते हैं, इसको समझेंगे। मान लेते हैं कि किसी के परिवार में कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति नहीं है, उसके कोई पीढ़ियों में नहीं है, पूर्वजों में नहीं है, लेकिन उसकी कोई संतान मान लेते हैं कुछ ऐसे वातावरण पर रहा हो जो आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोग वहां पर रह रहे हो, उनके साथ रहना प्रारंभ कर दे, तो धीरे धीरे उसके शरीर के अंदर भी वो आपराधिक प्रवृत्ति आना प्रारंभ हो जाएगा, और वो जो आपराधिक प्रवृत्ति आ रहा है वही वास्तव में उपार्जित लक्षण कहलाएगा, क्योंकि उसने वो लक्षण वातावरण के द्वारा अर्जित किया है। उसने वो लक्षण किसी अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता, अपने पूर्वज, अपने पीढ़ियों से प्राप्त नहीं किया है। वो केवल और केवल जो है जिस वातावरण में रह रहा है उस वातावरण के द्वारा उन लक्षणों को ग्रहण किया है, और इस प्रकार के लक्षणों को उपार्जित लक्षण कहते हैं। ये आवश्यकता नहीं कि उपार्जित लक्षण जो होते हैं वो अगली पीढ़ी में चले ही जाएं, यह भी आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखिए, ये आवश्यक नहीं है कि जो लक्षण उसने अर्जित किया वातावरण से वो आने वाली उसकी पीढ़ियों में प्रसारित हो, यह संभव नहीं है। जैसे मान लेते हैं कोई पहलवान है, पहलवान लगातार व्यायाम करता है, तो उस व्यायाम के परिणाम स्वरूप उसके मसल्स, पेशियां काफी मजबूत हो जाती है। लेकिन और वो लक्षण क्या है? वो लक्षण उसने अर्जित किया है, व्यायाम के द्वारा अर्जित किया है, लेकिन उसकी आने वाली जो संतान होगी क्या वो भी उसी प्रकार मजबूत पेशी की होगी? तो ऐसा संभव नहीं रहता है। तो इस प्रकार के लक्षण जो जीव वातावरण के द्वारा अर्जित करता है उस प्रकार के लक्षणों को उपार्जित लक्षण कहते हैं, और ऐसे लक्षणों की वंशशक्ति नहीं होती है। दूसरा होता है आनुवांशिक। देखिए, आनुवांशिक लक्षण, अनु मतलब आगे की ओर, ध्यान रखिएगा, अनु मतलब आगे की ओर, वंश मतलब पीढ़ी, यानी कि कैसा लक्षण? पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसारित होने वाले लक्षण। इसमें क्या होता है? जो संतान होता है, संतान में जो लक्षण आते हैं वो लक्षण उसके माता पिता या पूर्वजों से आता है। माता पिता या पूर्वजों के द्वारा वह लक्षण को ग्रहण करता है। जैसे मान लेते रंग का सांवलापन, रंग का गोरापन, तो ये जो लक्षण है रंग का सांवलापन या रंग का गोरापन, ये लक्षण उसके माता से या पिता से या माता के पूर्वजों से या पिता के पूर्वजों से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ऐसे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसारित होते रहते हैं, ऐसे लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण कहते हैं, जो निरंतर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती रहती है और इसकी वंशागति होती है। तो ये दो प्रकार के लक्षण होते हैं हमारे शरीर में भी, जो मनुष्य है उसमें भी बदलाव या अतिरिक्त उत्पादित है आनुवांशिक लक्षण इसको कहते हैं। तीसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, यहां पर जाति उद्भवन किसे कहते हैं। तीसरा टॉपिक हम लोग का है जाति उद्भवन। सबसे पहले तो समझते हैं कि जाति उद्भवन है क्या, इसको स्पेसिएशन कहते हैं। जाति उद्भवन होता क्या?
जाति उद्भवन का मतलब होता है किसी भी अवरोध के द्वारा दो जातियां हैं, किन्हीं दो जातियों के बीच किसी अवरोध को उत्पन्न करके उनके बीच में अंतरा प्रजनन करने की प्रक्रिया को रोक दिया जाए, तो इसको कहते हैं जाति उद्भवन। जैसे सपोज करिए कि कोई दो जीव है, एक ही जात के हो सकते हैं या भिन्न भिन्न जात के हो सकते हैं। अगर एक ही जात के मान लेते हैं, लेकिन किसी भी भौगोलिक पृथक्करण हो रहा हो या फिर वहां पर जो है कुछ भौगोलिक दशाएं उत्पन्न हो रही हो, या कह सकते हैं कि बीच में एक जल का एक सेतु बन जाए या वातावरणीय दशाओं में परिवर्तन हो जाए, तो इस प्रकार जो है कहीं ना कहीं जो सारे परिवर्तन है, ये परिवर्तन उन दो जीवों के बीच इतना भेद कर दे, इतना भेद कर दे कि दोनों जीव आपस में प्रजनन करने योग्य न बचे। तो इस प्रकार की दशा को जो है हम लोग कहते हैं जाति उद्भवन। यानी यहाँ पर क्या है, अब जो जातियां है वो जातियां दो शाखाओं में बढ़ गई। अब उसमें हो सकता है गुणसूत्रों में चेंजिंग हो रहा हो या वातावरणीय दशाओं में परिवर्तन हो रहा हो, तो इससे एक अलग अलग जातियां उत्पन्न हो गई और दोनों जातियों में इतना अंतर हो गया कि दोनों जातियां परस्पर प्रजनन की प्रक्रिया नहीं कर पाते हैं, और इस प्रक्रिया को कहते हैं जाति उद्भव। जाति उद्भव दो प्रकार का होता है। जाति उद्भवन यानी स्पेसिएशन दो प्रकार का होता है। एक होता है पहला भिन्न देशीय जाति उद्भवन, भिन्न देशीय जाति उद्भवन। देखिए भिन्न देशीय जाति उद्भवन क्या है, इसमें जो है भौगोलिक जो दशाएं होती है वो परिवर्तित होती हैं, इसलिए इसको हम लोग जो है भौगोलिक जाति उद्भवन कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहा जाता है एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। देखिए यहां पर इसको याद रखना है, ये चीज अगर आपको ये याद रखना है, कैसे हम इसको याद कर लेंगे, तो इससे याद करेंगे भौगोलिक जाति उद्भवन से या भिन्न देशीय। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई एक जात के सदस्य है, अब मान लेते हैं वो जात के सदस्य दो शाखाओं में बढ़ जाए, मतलब एक हो सकता है कि पूर्व दिशा में, एक पश्चिम दिशा में चला जाए, उनके बीच में कुछ भौगोलिक अवरोध आना शुरू हो जाए, जैसे पहाड़ बन जाए, बीच में पहाड़ आ जाए, या समुद्र की एक जो है बीच में आ जाए, या फिर वहां पर जो है कह सकते हैं कि जो वातावरण है उस वातावरण में कुछ परिवर्तन आ जाए। इस पूर्व दिशा जो गए हैं उनमें अलग वातावरण दशाएं आ जाए, पश्चिम दिशा में जो गए उनमें अलग वातावरणीय दिशाएं आ जाए। तो इस तरह से लगातार वातावरणीय दिशाओं में परिवर्तन हो रहा है, भौगोलिक पृथक्करण हो रहा है, तो इतना पृथक हो जा रहा है कि अब इन दोनों जीवों के बीच अगर प्रजनन कराया जाए तो प्रजनन नहीं हो सकता है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं जाति उद्भवन। भिन्न देशीय, अब वो अलग अलग देश के, यानी देश मतलब क्षेत्र होता है, अलग अलग क्षेत्रों में हो गए, उनके रहन सहन, वातावरण, वहां की भौगोलिक दशाएं भिन्न प्रकार की है, दूसरे वाले के रहन सहन, वातावरण, भौगोलिक दशाएं भिन्न प्रकार की, दोनों अलग अलग अब हो गए, और दोनों के जीवों के बीच अंतर प्रजनन कराया भी जाए तो भी अंतरा प्रजनन की प्रक्रिया वहां पर नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार के जाति उद्भवन को कहते हैं भिन्न देशीय या भौगोलिक जाति उद्भवन। दूसरा होता है एक देशीय जाति उद्भवन। एक देशीय जाति उद्भवन, इसको कहते हैं सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन। सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन या एक देशीय। अब देखिए यहां पर एक देशीय, वहां पर भिन्न देशीय का मतलब समझना कि भिन्न भिन्न वातावरण, भिन्न भिन्न क्षेत्र, भिन्न भिन्न भौगोलिक दशाओं में पहुंच गए थे। लेकिन यहां पर एक शब्द है एक देशीय, अर्थात कह सकते एक ही जगह पर रह करके
भी कुछ इस प्रकार के परिवर्तन हो जाए कि वह तो जो है एक ही जाति के सदस्य आपस में प्रजनन ना कर सके। जैसे एग्जाम्पल क्या है, एक्चुअल में जो एक देशीय स्पेसिएशन या जाति उद्भवन होता है ये पौधों में होता है। कभी कभी क्या होता है कि जो पौधे होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं पौधे, इन पौधों में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है कभी कभी ट्रिप्लॉइड या टेट्राप्लॉइड हो जाता है, यानी हैप्लॉइड सेट में जो है द्विगुण हो जाता है, तो ये जो है त्रिगुणी हो जाता है या चौगुणी हो जाता है, ठीक है, ट्रिप्लॉइड या टेट्राप्लॉइड हो जाता है। तो ये ट्रिप्लॉइड या टेट्राप्लॉइड, इसको हम लोग पॉलीप्लॉइड ही कहते हैं। ध्यान रखिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीप्लॉइडी, बहुगुणिता, बहुगुणिता, पॉलीप्लॉइड। तो ये पौधों में होता है, जंतुओं में नहीं होता है। जंतुओं में जैसे अगर मान लेते हैं पॉलीप्लॉइडी दशा उत्पन्न होती है तो भ्रूणावस्था में जो भ्रूण होता है भ्रूण नष्ट हो जाता है, तो केवल पौधों में होता है। तो पौधों में क्या होता है, कभी कभी जो गुणसूत्र के अगुणित समुच्चय होता है जिसको जीनोम कहते हैं, तो उस गुणसूत्र के अगुणित समुच्चय में कभी कभी उसके अगुणित समुच्चय में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इंक्रीज कर जाता है, डबल हो जाता है, तो उससे त्रिगुणित या चौगुणित या बहुगुणित जो है दशा उत्पन्न होती है, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड या पॉलीप्लॉइड। अब ये क्या होता है, मान लेते हैं टेट्राप्लॉइड हो गया, मान लेते हैं क्या है, चौगुणी हो गया, ठीक है। तो अब ये जो है किसी दूसरे जो द्विगुणित पौधे हैं उसी जाति का जो द्विगुणित पौधा उसके साथ संयोग या उसके साथ प्रजनन नहीं कर सकता है। लेकिन कभी कभी मान लेते हैं, आप सपोज करिए यही चौगुणी कि एक जाति के बाद नष्ट हो जाएगी अगर ये प्रजनन न करे, लेकिन अगर यही चौगुणी दशा जो है, चौगुणी किसी दूसरे चौगुणी पौधे के साथ, उसी जाति के किसी दूसरे चौगुणी पौधे या स्वपरागण कर ले या स्वपरागण की प्रक्रिया हो जाए, तो इसके फलस्वरूप क्या होगा, एक नई जाति की उत्पत्ति हो जाएगी। एक नई जाति की उत्पत्ति हो गई जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल होगा। सपोज करिए कि पौधा जो था डिप्लॉइड पौधा, यही पौधा है, ये द्विगुणित पौधा है, द्विगुणित 2n इस बराबर है, मान लेते हैं 2n बराबर 14, तो इसके चौगुणी में क्या होगा, ये 4n बराबर 28 होगा, ये भी 4n बराबर 28 होगा। यानी इसमें जो है अब जो यहां पर गैमीट बनेंगे, युग्मक बनेंगे, उस युग्मक में 14 गुणसूत्र होगा और इसके भी युग्मक में 14 गुणसूत्र। तो इस प्रकार से यहां पर जो है फिर से एक 28 गुणसूत्र वाला पौधा प्राप्त हो जाएगा, पौधा प्राप्त। तो देखिए यहां गुणसूत्र 28 हो गया, जाति एक ही है, पौधा एक ही था, एक ही जाति था, लेकिन उसमें अब एक में क्या है, 14 गुणसूत्र, एक में 28 गुणसूत्र बन गया। तो ये यहाँ पर जाति दोनों, अब इन दोनों के बीच में अगर संयोग कराना चाहेंगे तो संयोग नहीं होगा। अगर इन दोनों के बीच में संयोग कराना चाहेंगे तो संयोग नहीं होगा, प्रजनन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके पास युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या 14 है, इसके पास 7 है, इसके पास युग्मक में 7 होंगे, आधा होता है, तो 7 14 21 गुणसूत्र बनेंगे और 21 का फिर जब उसका युग्मक बनेगा तो 21 का आधा नहीं हो सकता है। इसीलिए इससे जो उत्पन्न पीढ़ियां होंगी वो वहां पर आगे प्रजनन नहीं कर पाएंगी। प्रजनन कब करेंगी, जब वो चौगुणी और चौगुणी या स्वपरागण होने दिया या स्व फर्टिलाइजेशन हो रहा है, उस दशा में वहां पर जो है जो उत्पन्न होगा वो एक नई जाति रूप में उत्पन्न होगा और इस प्रक्रिया को कहेंगे जाति उद्भवन। ये होता है जाति उद्भवन। अब चर्चा करते हैं नई जातियों की उत्पत्ति कैसे होती है। तो यहां तक हो गया, अब समझते हैं नई जाति की उत्पत्ति कैसे होती है। नई जातियों की उत्पत्ति, जातियों की उत्पत्ति
देखिए, नई जातियों की उत्पत्ति की अगर हम लोग बात करें तो उसमें दो प्रक्रिया पढ़ते हैं, एक एनाजेनेसिस पढ़ते हैं और एक क्लैडोजेनेसिस पढ़ते हैं। उस दोनों को समझ लेते हैं। पहले यहां पर एक एनाजेनेसिस, जेनेसिस। एनाजेनेसिस की जो प्रक्रिया होती है, इसमें होता क्या है कि जो मान लेते से कोई एक प्रजाति है, एक इसको भी दूसरा भी लिख देते हैं क्लैडोजेनेसिस, दोनों के एग्जाम्पल समझा देते हैं। बहुत ही आसान है ये क्लैडोजेनेसिस। अगर इसके आप लोग इसके एग्जाम्पल को ध्यान से सुन लें, केवल क्या सुनना है, एग्जाम्पल को ध्यान से सुनना है। अगर एग्जाम्पल ध्यान से सुनने में आ जाए तो आपको ये चीज बहुत ही आसान लगेगा नई जाति की उत्पत्ति के। सपोज करिए एक जाति है ए, एक जाति ए, यहां इसको एनाजेनेसिस, ये पहला वाला एनाजेनेसिस है और ये क्लैडोजेनेसिस है, ऐसे समझना है। क्लियर हुआ? एनाजेनेसिस, क्लैडोजेनेसिस, यहां पहला और दूसरा की बात में आती है। एनाजेनेसिस प्रक्रिया क्या कहता है कि धीरे, देखिए ये जो पूरी प्रक्रिया होती है नई जाति के बनने की, ये लाखों वर्ष लग जाते हैं, लाखों क्या करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। बहुत ही धीमी धीमी प्रक्रिया, ये नहीं कि आप अपने जीवन काल में देख लेंगे नई जाति की उत्पत्ति कैसे हो रही है, अभी शुरू हुआ और अभी देख लिया कि बस इसे 10-20 सालों में पता चल जाए कि नई जाति की उत्पत्ति हुई। नहीं, ये पूरी प्रक्रिया होने में हजारों, लाखों या करोड़ों वर्ष लग जाते हैं पूरी प्रक्रिया होने में। तो इसमें क्या होता है कि एनाजेनेसिस वाले प्रक्रिया में इसमें धीरे धीरे लाखों करोड़ों वर्ष में कुछ इतने परिवर्तन हो जाते हैं कि जो मूल प्रजाति है वो मूल प्रजाति ही परिवर्तित होकर के एक दूसरी प्रजाति बना लेती है, जिसको हमने बी से डिनोट कर दिया। फिर से समझिए कि एनाजेनेसिस की प्रक्रिया में धीरे धीरे लाखों करोड़ों वर्षों में इतने परिवर्तन होते हैं कि जो मूल जाति होती है वो मूल जाति स्वयं मूल जाति न रह करके किसी दूसरे जाति में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रक्रिया को एनाजेनेसिस कहते हैं। क्लैडोजेनेसिस क्या है? क्लैडोजेनेसिस में धीरे धीरे लाखों करोड़ों वर्षों में मूल जाति में इतने परिवर्तन होते हैं कि उससे एक नई जाति बनती है, किंतु जो मूल जाति है वो मूल जाति भी जो है निरंतर अपनी जो पीढ़ियां उस पीढ़ियां को प्रसारित करती रहती है। इस प्रकार दो जाति बन जाती है। जैसे ये धीरे धीरे इसमें परिवर्तन हो रहा है और परिवर्तन होकर के ये यहाँ पर दो जातियां बनी। एक तो ये मूल जाति जो है वो मूल जाति यहाँ पर रह गई और इसके अलावा एक जाति यहाँ पर भिन्न जाति बन जाती है। तो यहाँ पर क्या क्लैडोजेनेसिस में दोनों वंशावली साथ साथ चलेंगी, ये भी वंशावली साथ साथ चलेगी, ये भी वंशावली साथ साथ चलेगी। लेकिन इसमें क्या हो रहा था, एक वंशावली परिवर्तित हो गई दूसरी वंशावली में और अब उसी वाली वंशावली केवल चलेगी। जबकि इसमें क्या क्लैडोजेनेसिस में धीरे धीरे इतना परिवर्तन हुआ कि मूल प्रजाति तो है ही और एक और प्रजाति बन गई। अब मूल प्रजाति और जो दूसरी बड़ी प्रजाति दोनों की वंशावली साथ साथ चलती रहती है। इस प्रकार को कहते हैं क्लैडोजेनेसिस। इसको लोग कहते हैं नई जाति की उत्पत्ति। ये पूरा जो टॉपिक था ये था नई जाति की उत्पत्ति। अब बात करते हैं जैव विकास के प्रमाण। हाई स्कूल में वैसे बहुत ज्यादा प्रमाण नहीं पढ़ना, एक ही प्रमाण पढ़ना हाई स्कूल में। इंटर में आप जाएंगे तो बहुत सारे प्रमाण पढ़ेंगे, यहाँ पर केवल जैव विकास के प्रमाण में केवल एक ही प्रमाण हम लोग को पढ़ना है। तो देखते हैं जैव विकास के प्रमाण। देखिए जैव विकास के प्रमाण में यहां पर हम लोगों को तुलनात्मक संरचना से प्रमाण पढ़ना है। यही हाई स्कूल की मैं बात करूं, कक्षा 10 की बात कर रहा हूं। वैसे अगर आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जैव विकास के प्रमाण तो इसके वीडियो आपको मिल जाएंगे मेरे इसी चैनल पर। वहां पर आप जा करके इवोल्यूशन के जो एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन है उसको आप पढ़ सकते हैं बहुत डिटेल में। वहां पर वो इंटर तथा कॉम्पिटिशन्स के लिए बना है। यहाँ पर चूंकि मैं आज कक्षा 10 का बना रहा हूँ वीडियो तो इसके लिए उसी के अनुसार पढ़ाया जा रहा है। तो जैव विकास के प्रमाण एक और ध्यान दीजिएगा, इसमें जो भी वीडियो आपको मिलेगा, जो चैप्टर चलेगा उस चैप्टर का शुरू से अंत तक का वीडियो आपको मिलेगा, कहीं पर भी कोई टॉपिक छोड़ा नहीं जा रहा है।
तो जैव विकास के प्रमाण यहाँ पर एक ही पढ़ना, वो है तुलनात्मक संरचना से प्रमाण। वो क्या है? तुलनात्मक संरचना से प्रमाण। तुलनात्मक संरचना से प्रमाण करता है। देखिए, तुलनात्मक संरचना से प्रमाण बड़ा महत्वपूर्ण, मैंने कहा था शुरू में कि आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चलने वाला है और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, मैंने पहले बोल दिया था। तो इस चीज को भी ध्यान रखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये लास्ट टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तुलनात्मक संरचना से प्रमाण में 3 प्रमाण दिए जाते हैं। एक समजातता से प्रमाण, एक समरूप अंग से प्रमाण और समरूपता से प्रमाण, और एक होता है अवशेषी प्रमाण, अवशेषी अंगों से प्रमाण, यानी 3 प्रमाण है यहाँ पर। तो पहला समझते हैं समजातता। समजातता होमोलॉजी। समजातता क्या है? देखिए, सम मतलब समान, ध्यान समझेंगे, बहुत ही आसान है ये टॉपिक। तो सम क्या है? समान। सम मतलब समान प्लस जात। जात का मतलब होता उत्पत्ति, जात का मतलब उद्भव, उत्पत्ति, समान उत्पत्ति। अगर आपने ये शब्द याद रख लिया तो अब आपको समजातता में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो समजातता में क्या है, कह सकते हैं कि वे जीव, वे अंग जिनकी उत्पत्ति समान भागों से हुई है, किंतु संरचना एवं कार्य की दृष्टि से भिन्न भिन्न होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। तथा इस प्रक्रिया को समजातता कहते हैं। या हो सकता है आवाज आप लोग बहुत ज्यादा क्लियर ना, तो क्योंकि बाहर बारिश हो रही है तो उसकी भी आवाज यहाँ पर आ रही है, फिर भी इसको समझिएगा, कोशिश करिएगा कि वे अंग जिनकी उत्पत्ति समान भागों से हुई है, किंतु संरचना एवं कार्य की दृष्टि से भिन्न भिन्न होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। तथा इस प्रक्रिया को समजातता के नाम से जानते हैं, समजातता कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर याद रखना, एग्जाम्पल बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे उदाहरण की अगर हम बात करें, उदाहरण में जैसे मनुष्य के हाथ, मनुष्य का हाथ हो गया, घोड़े का अग्रपाद, पक्षी के पंख। देखिए, तीनों का काम अलग अलग है। मनुष्य का हाथ क्या करता है? पकड़ने आदि के लिए उपयोगित होता है। घोड़े का अग्रपाद क्या करता है? दौड़ने के लिए उपयोगित होता है। पक्षी का पंख क्या होता है? उड़ने के लिए उपयोगित होता है। लेकिन तीनों की उत्पत्ति अगर हम बात करें तो तीनों की उत्पत्ति अंश मेखला से हुई है। तीनों की उत्पत्ति किससे हुई है? अंश मेखला से उत्पत्ति हुई, तब सवाल। लेकिन कार्य कैसे? कार्य यहाँ पर भिन्न भिन्न है। इसके कार्य है हाथ का जो काम मनुष्य का पकड़ने आदि में होते हैं, घोड़े का अग्रपाद दौड़ने में उपयोगित होता है, पक्षी के पंख उड़ने के लिए उपयोगित होते हैं। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि उसकी उत्पत्ति तो एक भाग से अंश मेखला से उत्पत्ति हुई है सभी में, चाहे पक्षी हो, चाहे वो घोड़ा हो, चाहे वो मनुष्य का हाथ हो। तो ये उत्पत्ति एक जगह से, लेकिन कार्य सबके भिन्न भिन्न है। ऐसे अंगों को एक दूसरे के समजात अंग कहते हैं। ये समजात अंग था। अब बात करते हैं समरूपता पर। दूसरा जाते हैं समरूपता पर। समरूपता इसी प्रमाण में है। दूसरा समरूपता, एनालॉजी।
समरूपता क्या, एकदम परिभाषा अपोजिट है समजातन के, यानी परिभाषा कैसा है, अपोजिट है, एकदम अपोजिट है परिभाषा। लिख सकते हैं कि वे अंग जो संरचना व कार्य की दृष्टि से समान होते हैं किंतु उत्पत्ति भिन्न भिन्न भागों से होती है। समरूप अंग कहलाते हैं तथा इस प्रक्रिया को समरूपता या समवृत्तता कहते हैं। देखिए यहां पर एक शब्द और आ गया, समवृत्त। तो समरूप अंग को ही समवृत्त अंग भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। समरूप अंग को समवृत्त अंग के नाम से भी जानते हैं। तो ये चीज यहाँ पर याद रहे, समरूप क्या है, तो समरूप अंग जो होते हैं कि वे अंग जो संरचना व कार्य की दृष्टि से समान होते हैं किंतु उत्पत्ति भिन्न भिन्न भागों से होती, समरूप अंग या समवृत्त अंग कहलाते हैं तथा इस प्रक्रिया को समरूपता या समवृत्तता के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, इसका उदाहरण समझेंगे। जैसे पक्षी के पंख, चमगादड़ का पंख, चमगादड़ के पंख और तितली के पंख। आपको तो यह पता होगा कि तीनों का कार्य एक है, उड़ना। पक्षी के पंख भी उड़ने में सहायक होता है, चमगादड़ के भी पंख उड़ने में सहायक होता है, तितली के भी पंख उड़ने में सहायक, और तीनों दिखने में भी समान होते हैं। इस संरचना और कार्य की दृष्टि से समान हो गए, उत्पत्ति अलग अलग भागों से हुई है। जैसे पक्षी के पंख अंश मेखला से विकसित हुआ है, अंश मेखला। चमगादड़ के जो पंख होते हैं अंश मेखला तथा वक्ष के भंज भाग से। जबकि तितली का जो पंख अगर हम बात करें, वो तितली जो होता है वो नॉन कार्डेटा का सदस्य है, ये कार्डेटा का सदस्य नहीं है, यानी इसमें अस्थियां तो पाया नहीं जा रहा है। तो ये तो एक्चुअली वायुकंकाल है, वायुकंकाल या त्वचा से विकसित होता है। तो उत्पत्ति की दृष्टि से सभी भिन्न है, लेकिन संरचना और कार्य की दृष्टि से समान होते हैं। ऐसे अंग को समरूप अंग या समवृत्त अंग कहते हैं और पूरी प्रक्रिया को समरूपता या समवृत्तता के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं तीसरा, इसमें तीसरा है अवशेषी अंगों से प्रमाण। तीसरा है अवशेषी अंग। देखिए अवशेषी अंग जो होते हैं ये क्या होते हैं। अवशेषी अंग के हम लोग बात करें, अवशेष जिसका कोई काम ना हो, पहले कभी पूर्वजों में काम रहा हो, इस समय अब उसका कोई रोल नहीं है, ऐसे अंगों को अवशेषी अंग के नाम से जानते हैं। यानी क्या कहते हैं, वे अंग जो पहले कभी पूर्वजों में विकसित रहे होंगे किंतु उपयोग न होने की दशा में धीरे धीरे विलुप्त हो गए अथवा
अथवा शरीर में मात्र एक अवशेष के रूप में पाए जाते हैं जिनका महत्वपूर्ण कोई कार्य नहीं है। ये अवशेषीय अंग की परिभाषा होगी। एग्जाम्पल में क्या लेंगे और उदाहरण में अगर बात करें, मनुष्य के उदाहरण में अगर बात करें तो मनुष्य के कण पल्लव की पेशियां, कण पल्लव अवशेषीय अंग नहीं है, ये पेशियां अवशेषीय अंग है। लिख सकते हैं कण पल्लव की पेशियां, कण पल्लव की पेशियां। दूसरा कह सकते हैं त्वचा पर बाल, किसी पर पाया जाता है त्वचा पर बाल, तो कोई काम नहीं होता है, त्वचा पर बाल। तीसरा होता है कृमि रूपी परिशेषिका, कभी कभी इसको ऑपरेशन से काट हटा भी दिया जाता है, इसमें कोई मतलब नहीं होता है। कृमि रूपी परिशेषिका निमेषक पटल, ये देखिए अगर आंख को देखेंगे, अगर हल्का सा इधर करेंगे तो अर्धचंद्राकार झिल्ली दिखाई देती है, इसको निमेषक पटल कहते हैं। ये भी हम लोगों में अवशेषण के रूप में है, निमेषक पटल। इसके बाद कभी कभी कुछ बच्चों में पूंछ भी पाया जाता है, उस पूंछ को भी ऑपरेशन से काट कटा दिया जाता है, यानी कि कुछ पेड़ कहेंगे या दुम, ठीक है। तो ये अवशेषी अंग होते हैं जो हम लोग के बहुत सारे अवशेषी अंग पाए जाते हैं शरीर में। यहाँ पर मैंने कुछ थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया है, तो उसमें जैसे कण पल्लव की पेशियां हो गई, त्वचा पर बाल हो गया, कृमिरूपी परिपेशिका हो गए, निमेषक पटल हो गया या पूंछ हो गया, ये सब अवशेषी अंग के रूप में पाए जाते हैं, हमारे शरीर में ये उपस्थित होते हैं। तो ये पूरा था ये जैव विकास के प्रमाण में 3 थे, यानी पहला उसी तुलनात्मक संस्करण से प्रमाण में 3 प्रमाण थे, एक समजात अंग, एक समरूप अंग और एक अवशेषी अंग थे। तो ये जो आज का टॉपिक था, इसमें आज आप लोग अनुवांशिक जैव विकास से विभिन्न प्रकार के जो टॉपिक उसको पढ़े। इसके बाद एक और इसमें टॉपिक रहेगा जो अगले वीडियो में आप लोग को मिल जाएगा, उस प्रकार से ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा अगले वीडियो में। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।